गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। उसी के नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में ही रूस भी आता है। तो आज हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई ना, ऐसे रूस में भी क्रांति हुई थी। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यानी अभी जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले उसका छोटा सा सार मैंने तुमको दिया है कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। रूस जो था एक बहुत ही पिछड़ा हुआ औद्योगिक देश था और यहाँ पर अक्टूबर में ऐसी क्रांति हुई कि उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है या खूनी रविवार के नाम से भी उसको जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे रूसी साम्राज्य 1914। हमें ये ध्यान रखना है कि 1914 में विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस II, यानी उस राजा का नाम है जार निकोलस, तो सेकंड था ये, जार निकोलस II का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। रूस बहुत बड़ा हिस्सा है देश का, विश्व का, और इसमें बहुत सारे हिस्से आते हैं। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। हम पढ़ चुके ना ऑर्थोडॉक्स के बारे में, जो पिछड़ी इतिहास के बारे में ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि भाई इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। तो रूस में जो था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल हैं। अर्थव्यवस्था और समाज। अब हम देखेंगे रूस में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसी है और वहाँ का समाज कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। पहले ज़माने में उद्योग नहीं हुआ करते थे ना, उद्योग तो बाद में धीरे धीरे आए। जैसे हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग किसान या खेती बाड़ी करते थे, ऐसे उस समय 20वीं सदी की शुरुआत में ज़्यादातर रूस में लोग जो थे खेती बाड़ी ही किया करते थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर करती थी। यानी 15% सिर्फ लोग दूसरे उसमें कामों में थे, 85% जनता खेती बाड़ी करती थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। यानी यूरोप में जितने देश आते हैं ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, ये सब आते हैं, लेकिन जापानी, जर्मनी, रूस, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है रूस में ही खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते थे। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे यहाँ के, रूस के। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में शुरू किए गए, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि नए नए उद्योग शामिल हो रहे थे। तो विदेश के भी जो कंपनीज थी या विदेशी जो लोग थे वो भी यहाँ पर अपने कारखाने खोल रहे थे और यहाँ पर निवेश तेज़ी से बढ़ रहा था। इन्हीं कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। यानी धीरे धीरे उद्योग है, पहले तुमने पढ़ा 85% जनता जो है खेती बाड़ी में थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे उद्योग पनपे तो यहाँ पर स्टील उत्पादन में 4 गुना और कोयला उत्पादन में 2 गुना वृद्धि हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। हम पढ़ चुके हैं शुरू में कि यहाँ ज़्यादातर उद्योग जो थे निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहा और काम की पाली के घंटे निश्चित हों। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र भी रखते थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मतलब मिनिमम वेजेस मिलते थे, लेकिन काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे। सरकार की तरफ से यानी जार निकोलस ने कुछ लोगों को नियुक्त किया हुआ था कि वो ये देखें कि काम के घंटे ज़्यादा ना हों, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। बहुत मुश्किल हो रही थी। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे, काम का जो समय था वो 15 घंटे तक खिंच जाता था, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में ही काम किया करते थे। यानी कारीगरों की जो इकाइयाँ थी वो वर्कशॉप में, 2 तरीके की, तो फैक्ट्री होती है, एक वर्कशॉप होती है। तो वर्कशॉप में तो मजदूर
जो थे कारीगर जो थे 15-15 घंटे काम करते थे, लेकिन फैक्ट्रीज में मजदूर जो थे आमतौर पर 10 से 15 घंटे काम किया करते थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों की और डोमेट्रीज की भी व्यवस्था की गई थी। सामाजिक कमरे तो हम समझते हैं, डोमेट्रीज ये होती है कि एक बड़ा हॉल होता है, उसमें कई पलंग लगे रहते हैं और हर पलंग के साथ एक अलमारी होती है, यानी किसी का अलग कमरा नहीं, उसे बोलते हैं डोमेट्रीज, जिसमें सब एक साथ रहते हैं, 15 से 20 लोग। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे थे जो स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे अपने परिवारों के साथ। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी डिफरेंस थे, यानी मजदूर जो पढ़े लिखे थे अपने को बहुत हाई समझते थे और जो अनपढ़ थे या कम पढ़े लिखे थे उनको बहुत लो ग्रेड का समझा जाता था। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या भी 31% थी, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस था कि औरतों को पुरुषों के मुकाबले में कम तनख्वाह दी जाती थी। तमाम विभेदों के बावजूद भी, डिफरेंसेस के बावजूद भी, जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिक से कोई शिकायत होती थी तो सारे मजदूर कारीगर एक हो जाते थे और हड़ताल भी कर देते थे। ये उनमें अच्छी बात थी। हालांकि बहुत डिफरेंस थे उनमें, लेकिन जब किसी को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था या किसी मालिक के खिलाफ कुछ करना होता तो सारे मजदूर कारीगर एक हो जाते थे अपने भेदभावों को भूलकर। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती क्या करते थे, यानी गाँव में ज़्यादातर किसान जो खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी उन पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे थे, जैसे मैंने बताया ना, मजदूर बटे हुए थे आपस में, पढ़े लिखे अनपढ़, इस तरीके से ऐसे किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, बहुत रिलीजियस थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो सामंतों नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे किसान, क्योंकि उनके ऊपर कब्जा था ना, किसानों के ऊपर सामंतों का कब्जा था या नवाबों का, तो वो उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। और लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में जो उनको मिला था, सामंत जो थे या नवाब जो थे, जार निकोलस जो हमने देखा ना शासक था, उसके काफ़ी करीब थे। उसके करीब होने की वजह से किसान इन लोगों से, नवाबों से और सामंतों से चिढ़ा करते थे। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों को बांट दी जाए। किसान ये चाहते थे, नवाबों के पास सारी ज़मीन थी, सामंतों के पास सारी ज़मीन थी, तो वो ये चाहते थे कि इन नवाबों से और सामंतों से ज़मीनों को छीनकर किसानों को दे दी जाए, क्योंकि उसमें काम तो किसान ही किया करते थे। कई बार वो लगान भी नहीं चुकाते थे किसान लोग। कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी कर दी गई। और 1902 में दक्षिणी रूस में, नहीं साउथ रशिया में, ऐसी घटनाएँ घटी, बहुत बड़े पैमाने पर घटी, जहाँ पर ज़मींदारों को मार दिया गया। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं होने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। बाकी किसान जो यूरोप के और देशों के किसानों से कुछ बातों में और भी भिन्न थे रूस के किसान। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को, जो भी जिस ज़मीन को खेती करते, सारी ज़मीन को अपने कम्यून, यानी मीर नाम का एक व्यक्ति होता था, ऑफिसर कह सकते हैं, उसको सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के मुताबिक किसानों को वापस ज़मीन बांटता था, यानी ज़मीन वापस कर देते थे। फिर परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से कम्यून, यानी मीर जिसको हम बोल सकते हैं, उस व्यक्ति का एक ओहदा मिला हुआ था ना, वो व्यक्ति फिर ज़रूरत के हिसाब से किसानों को वापस ज़मीन बांटा करता था। तो ये एक अच्छी बात थी उनमें। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। जब तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले जितने भी राजनीतिक दल थे ना, वो सब गैर कानूनी माने जाते थे। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, एक पार्टी का गठन किया कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में, जो उसको मानते थे। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता, क्योंकि उस वक्त सरकार का बहुत आतंक था। तो ये पार्टी बन तो गई, एक तरीके से मजदूर यूनियन बन तो गई कार्ल मार्क्स के विचारों को लेकर के, लेकिन इन्हें चोरी छुपे काम करना पड़ता था, क्योंकि सरकार का बहुत आतंक था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति को लाएंगे। जब वो ऐसा मानते थे, कुछ लोग, बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे या बड़े बड़े नेता ऐसा मानते थे कि अगर कभी रूस में क्रांति होगी तो किसानों की वजह से होगी, मजदूरों की वजह से नहीं होगी, वही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे।
क्रांति का नेतृत्व करेंगे, रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा, ऐसा लोग मानते थे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे, काफ़ी एक्टिव थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन भी कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो उस ग्रुप के समाजवादी क्रांतियों से सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, यानी दो ग्रुप थे, एक तो मानते थे कि क्रांति किसानों की वजह से आएगी, लेकिन दूसरा ग्रुप क्या कहता था, जिसमें लेनिन को अपना नेता मानते थे, वो ये मानते थे कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के कारण वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद, यानी दोनों पार्टीज में काफ़ी डिफरेंसेस थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए, यानी जार का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो ये दो ग्रुप बने हुए थे। अगला हम पढ़ेंगे उथल पुथल का समय या 1905 की क्रांति, ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में।